फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। हम मॉडल टॉपिक पढ़ रहे थे और मॉडल में हमने पिछली क्लास में यूज टू स्टार्ट किया था और बताया था आपको कि यूज टू का प्रयोग पास्ट में कोई रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आए कि क्या हम यूज टू का उपयोग वर्तमान में भी किसी आदत को दर्शाने के लिए कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अगर वर्तमान में कोई आदत है और उसको दर्शाना है तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं, हम यूज टू का उपयोग नहीं करते। तो आप पूछोगे कि क्या यूज टू का वर्तमान में उपयोग ही नहीं होता? नहीं होता है। कहाँ पर होता है? देखो, यदि आप वर्तमान में किसी चीज के आदी हो गए, ठीक है, या उस चीज के अभ्यस्त हो गए, वो आपकी डेली लाइफ के अंदर आ गई, ठीक है। मान लो कि जैसे कि पहले आप अकेले नहीं रहते थे, ठीक है, या आपको अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आपको अकेला रहना पड़ा और आप अकेले रहने के आदी हो गए, मतलब उस चीज के अभ्यस्त हो गई, वो चीज आपके प्रैक्टिस में आ गई। ठीक है, मतलब आप वो चीज करते हो। इसी तरह मान लो, हो सकता है पहले लोग कंप्यूटर यूज नहीं करते थे, लेकिन अब वो कंप्यूटर के आदी हो गए, अब वो कंप्यूटर उनकी डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, पहले वो स्मोकिंग नहीं करते थे, लेकिन अब स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग के वो क्या हो गए हैं? आदी हो गए। ठीक है, मान लो पहले आप किसी ठंडे इलाके से आए हो, ठीक है, और राजस्थान में आ गई, तो यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको ये गर्मी सहन भी नहीं हो रही हो, लेकिन अब आप उस गर्मी के आदी हो गए, मतलब उसको सहन कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में आ गई। ठीक है, तो कई बार हम कैसे कहते हैं ना, मैं तो इस चीज का यूज टू हो गया हूँ। ठीक है, मतलब वो चीज मेरे डेली लाइफ में प्रैक्टिस में आ गई। तो यदि कोई चीज आपकी डेली लाइफ के प्रैक्टिस में आ जाए, मतलब आप उस चीज के आदी हो जाओ, ठीक है, या उस चीज के अभ्यस्त हो जाओ, तो हम वहां पर यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम यूज टू का प्रयोग वहां पर करेंगे तो उसके बाद बल्कि फर्स्ट फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर लिया तो फिर तो वो पास्ट का रूटीन एक्शन हो जाएगा या म्यूचुअल एक्शन हो जाएगा। मैं तो ये दर्शाना है कि वर्तमान में हम किसी चीज के यूज टू हो गए हैं। कई बार कहते हैं मैं इस चीज का यूज टू हो गया, यूज टू हो गया, यूज टू हो गया, मतलब वो चीज डेली लाइफ में प्रैक्टिस में आ गई। ठीक है, तो चलो, लेकिन तो मैं कह रहा था कि अगर वर्तमान काल में यूज टू का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के आदी हो जाने के या उस चीज के प्रैक्टिस में आ जाने के, तो उसके बाद जिरेंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, या नाउन का क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यह देखो, यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट टेंस में किसी चीज के आदी हो जाने या किसी चीज के अभ्यस्त हो जाने को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट टेंस में हम यूज टू का उपयोग करेंगे तो वहां पर वो एडजेक्टिव के रूप में होगा। ठीक है, और आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि बी वर्ब जो होती है ना, बी वर्ब यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारी बी वर्ब है। ठीक है, तो बी वर्ब के बाद या तो आता है नाउन या आता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो है यूज टू वो एडजेक्टिव के रूप में काम में आएगा। तो यूज टू से पहले क्या लगेगा?
बी वर्ब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, और बी वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब 5 थी, ठीक है। और वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए सिर्फ 3 ही आती है, इज आर एम, ठीक है। तो हम बी वर्ब में से कौन कौन सी यूज करेंगे, सिर्फ इज आर और एम, और फिर लिखेंगे यूज टू, ठीक है। अब यूज टू लिखने के बाद यदि अगर हम किसी चीज के आदि हो गए तो वो चीज लिखेंगे नाउन, और अगर किसी क्रिया के आदि हो गए तो क्रिया को हम जीरेंड बना के लिखेंगे। जीरेंड यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये मैंने जीरेंड आपको बताया हुआ है। तो जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मैं अकेले रहने का आदी हो गया हूँ, मैं अकेले रहने का आदी हो गया हूँ, ठीक है। मतलब पहले नहीं रहता था, लेकिन वर्तमान में इस चीज को मैंने डेली लाइफ में अपना लिया है। तो क्या लिखेंगे, आई, फिर बी वर्ब में से कौन सा आएगा, आई एम, फिर आएगा यूज टू, फिर अब नाउन तो है नहीं, यहाँ वर्ब है अकेला रहना, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। यूज टू लिविंग अलोन, इसी तरह मैंने राजस्थान का एग्जांपल दिया था, तो मैंने लिखा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वी आर यूज टू हॉट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। यूज टू दी हॉट क्लाइमेट, ठीक है, दी हॉट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, मतलब हम राजस्थान के गर्म क्लाइमेट यानी गर्म वातावरण से यूज टू हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। या मान लो कि पहले कोई स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन अब वो स्मोकिंग का आदी हो गया, तो क्या लिखेंगे, he is used to smoking, ठीक है। या फिर मान लो कि अगर मैं ऐसा कहूं कि वो इस तरह के वातावरण का आदी नहीं है, ठीक है, या अभी तक वो इस तरह के वातावरण का आदी नहीं हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। या वे आदी नहीं हुए, कैसे लिखेंगे, दे आर नॉट यूज टू सच एनवायरमेंट, ठीक है। इसी तरह मान लो कि कोई पहले विदेश नहीं जाता था, या उसको विदेश जाने में बहुत मतलब क्या कहते हैं तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा कौन जाएगा विदेश वगैरह, लेकिन अब वो विदेश आना जाना उसका लगा रहा, और वो अब उस चीज का आदी हो गया है। अब मतलब उसको विदेश जाने में इतनी हिचक विचक नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जाता है आता है वगैरह, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, he is used to traveling abroad, ठीक है। या मान लो हम अगर ये कहें कि वो, अब जैसे कि हम हैं, हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो तो कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। पहले के लोग हैं वो कंप्यूटर, अभी बहुत से लोग हैं जो कंप्यूटर को अभी तक यूज में नहीं लाए, मतलब वो उस चीज के आदी नहीं हुए हैं, उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाया। तो हम ऐसे कह सकते हैं, दे आर नॉट यूज टू कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, क्योंकि वे लोग अभी भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन के आदि नहीं हुए हैं, उसको
डे टू डे लाइफ में उसको अभी तक प्रैक्टिस में नहीं लाया है। तो अगर हम ये कहें कि कोई चीज हमारे मैं उसका आदी हो गया, वो मेरी चीज उसका अभ्यस्त हो गया, वो चीज मेरी डेली लाइफ में आ गई है, ठीक है, अब वो प्रैक्टिस में आ रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना मैं इस चीज का यूज्ड टू हो गया। यूज्ड टू हो गया मतलब चीज का आदी हो गया, अब मैं वो चीजें करता हूँ, ठीक है। तो यूज्ड टू का एक और उपयोग ये था और हमारा ये वाला मॉडल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो साइड में हो जाओ, साइड में हो जाता हूँ, आप इसको लिख लो। तो अब हम नया मॉडल पढ़ते हैं, नीड, ठीक है। नीड यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता या जरूरत। देखो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो वर्ब के रूप में भी आते हैं, वर्ब यानी मेन वर्ब, और मॉडल के रूप में, दोनों रूप में आते हैं। मतलब नीड का उपयोग हम मॉडल रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जब मॉडल होता है तो सीधी क्या आती है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल है, ठीक है। मतलब यदि ये मॉडल आ गया, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल नीड, तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना तो समझ में आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। अब देखो ये मॉडल के रूप में ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलो आ गया। अगर ये मेन वर्ब के रूप में होगा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मुख्य क्रिया क्या है, पसंद करता है। इससे पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, ठीक है। तो मुख्य क्रिया है पसंद करना, ठीक है। तो ये हो गई मेन वर्ब, यानी कि जो लाइक है वो है मेन वर्ब। और कभी भी यदि एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब दी हुई, दो मतलब वर्ब दी हुई है, एक तो मेन वर्ब यानी कि पसंद करना और दूसरा क्या, खेलना यानी कि प्ले, ये भी एक वर्ब है। तो यदि सेंटेंस के अंदर दो वर्ब दी हुई है, ठीक है, सॉरी वो मंदिर की आरती शुरू हो गई थी तो बीच में ही वीडियो पॉज करना पड़ा। देखो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो मेन वर्ब क्या है, लाइक्स, और ये जो साथ में और एक्स्ट्रा वर्ब दी हुई है वो हमने क्या किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिखा। तो जब भी वाक्य के अंदर दो वर्ब हो और अगर मेन वर्ब है और उसके साथ दूसरी और वर्ब है, तो उस दूसरी वर्ब को मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसके जरिए यही समझाना चाहता हूँ, ये आपको लिखना होगा, लिख लो, ठीक है, कि जब नीड का उपयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, ठीक है, नीड ठीक है, नीड का उपयोग जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड, ठीक है। अब नीड है, ये मेन वर्ब है, तो मान लो पहले टेंस के अंदर आ गया तो क्या होगा, ऐसे ये आप अगर पहले टेंस के अंदर है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है तो हम इसके पीछे ऐसे एस लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर चली गई तो नीडेड हो जाएगा, और फ्यूचर के अंदर चली गई तो वो उसके जो भी होना होगा वो होगा, ठीक है। मतलब टेंस के हिसाब से नीड का नीड्स होगा, नीडेड होगा। तो ये जब सब्जेक्ट के बाद में अगर नीड मेन वर्ब है तो फिर प्लस करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दी हुई होगी और होगा ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता था कि जब नीड अगर मेन वर्ब है तो उसके साथ और आने वाली वर्ब जो होगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होगी। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, मेरे पास लिखे हुए। तो मैं उसको अब लिखने बैठ गया तो फिर लगभग 10-15 मिनट वैसे ही खराब हो जाएगी, तो मैं लिखने नहीं बैठता और वीडियो को पॉज करके मैं सीधा आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ठीक है, मैं उसको वीडियो को पॉज करके वो एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो। ही नीड्स टू टेक द एग्जाम अगेन। ठीक है, अब मेन वर्ब है इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए, और वर्ब सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब को भी इसमें सिंगुलर वर्ब बना दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए नीड जब मेन वर्ब के रूप में आई तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर वर्ब सॉरी। तो ही नीड्स टू टेक द एग्जाम अगेन, उसको एग्जाम वापस देने की जरूरत है। ठीक है, एग्जाम के लिए थोड़ा उल्टा होता है, हम जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि एग्जाम देना, ठीक है, इनकी परीक्षा देना। अब देना को तो इंग्लिश में बोलते हैं गिव, लेकिन जब परीक्षा देने की बात में आए तब उसको बोलते हैं टेक एग्जाम। या अगर मान लो कहते परीक्षा लेना, ठीक है, और परीक्षा लेने की बात आए तो लेने को तो बोलते हैं टेक, लेकिन परीक्षा लेने को उल्टा बोलते हैं गिव। ये थोड़ा उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। इसको मैंने पहले डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था क्यों लेना होता है और देना क्या होता है, उल्टा क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो। ठीक है, तो ही नीड्स टू टेक द एग्जाम अगेन, मतलब उसको एग्जाम वापस देने की जरूरत है। यू डू नॉट नीड टू वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना या फिक्र करना। ठीक है, तो कहते हैं ना डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो। तो यू डू नॉट नीड टू वरी, अब ये है, अब ये पहले मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो नॉट लगाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नॉट आता नहीं, तो नॉट लगाए। यू डू नॉट और फिर वर्ब नीड, यू डू नॉट नीड टू वरी, यानी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई नीड टू नो योर डिसीजन, मुझे तुम्हारा डिसीजन जानने की जरूरत है या आवश्यकता है। डू वी नीड टू बाय टिकट्स, डू वी नीड टू बाय टिकट्स, यानी क्या हमें टिकट खरीदने की जरूरत है। शी नीडेड टू बी केयरफुल, अब देखो यहाँ पर नीडेड हो गया, तो ये हो गया पास्ट सिंपल। ठीक है, तो अब जैसे मान लो नीड है, ये जो मेन वर्ब है और जो फर्स्ट फॉर्म है, तो नीड हो गया। सेकंड फॉर्म क्या होगी? नीडेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? नीडेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? नीड। तो ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल में इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई। तो शी नीडेड टू बी केयरफुल, तो ये भी बी वर्ब है, ये मैंने बताया था अभी आपको कि बी वर्ब है, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। बी वर्ब में क्या होता है? बी भी लिख सकते हैं, इजारा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल नीड टू शो योर आईडी कार्ड, तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत होगी। ठीक है, और इसका नहीं बताया ना। हाँ, शी नीडेड टू बी केयरफुल, उसको केयरफुल रहने की, सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि ये पास्ट में आ गया। शी नीड्स टू लॉस अ बिट ऑफ वेट, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा वजन कम करने की जरूरत है। आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, आप मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इनको लिख लीजिए। ठीक है, और थोड़े एग्जांपल्स और कर लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स और मेरे पास लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा
बताइए तो 2 मिनट तक देखो। शैल आई नीड टू कम हेयर अगेन, क्या मुझे यहाँ वापस आने की जरूरत है। ये वाला जो है ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, तभी इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है और वर्ब को बाद में लिखा। ठीक है, आई नीड अ न्यू कार, मुझे एक नई कार की आवश्यकता है। ही नीड्स सम रेस्ट, उसको थोड़ा सा आराम करने की आवश्यकता है। आई नीड ग्लासेस फॉर रीडिंग, मुझे पढ़ने के लिए सचमुच की आवश्यकता है। ठीक है, एनफ, आई डू नॉट नीड एनी एडवाइस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की एडवाइस की जरूरत नहीं है। देखो वैसे तो आपको पता होगा, नहीं हो तो देखो लिख लो, एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है। एडवाइस है ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है सलाह या परामर्श, और ये होता है वर्ब। ये नाउन होता है, ये होता है वर्ब, इसका मतलब होता है सलाह देना या परामर्श देना। ठीक है, वैसे परामर्श को कंसल्ट भी बोलते हैं, लेकिन आपको पता है क्या। डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। डू नहीं सॉरी, यू विल नीड वार्म क्लोथ्स इन कश्मीर, तुम्हें कश्मीर के अंदर गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। तो ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस है। डू नॉट गो, आई माइट नीड यू, यानी कि तुम जाओ मत, मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। तो माइट है, ये तो मॉडल है, लेकिन मॉडल के पहले तो मेन वर्ब आती है ना, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ये मत समझ लेना कि वो तो मॉडल आ गया है, हम तो मॉडल तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पहले नीड को मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। हर हेयर नीड्स अ वॉश, यानी उसके बालों को किसकी जरूरत है, एक वॉश करने की, धुलाई करने की, कि अच्छे से धुल जाए। ठीक है, तो देखो हेयर जो होता है, हेयर यानी कि बाल, क्या बाल, तो हर हेयर नीड्स अ वॉश। अब बाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी इसको सिंगुलर मानते हैं, क्या, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, ऑल यू नीड इज टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट। ठीक है, जब कभी भी किसी भी वाक्य की शुरुआत में ऑल आ जाए और फिर पूरा वाक्य आ जाए, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है बस। ठीक है, ऑल यू नीड, अब ऑल को बस समझ लो और फिर आगे का सेंटेंस का अनुवाद निकालो। ऑल को जाने दो, यू नीड इज टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट। ठीक है, ऑल यू नीड इज टू अप्लाई फॉर इट फर्स्ट। ठीक है, मतलब सबसे पहले तुम्हें इस पर अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, अब जोड़ दो साथ में बस तुम्हें सिर्फ सबसे पहले इसको अप्लाई करने की जरूरत है। मैं एक वाक्य लिखता हूं, ऑल आई नीड अ सांझ। ठीक है, सांझ, इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका हिंदी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑल आई नीड अ सांझ, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरह देखो, मैंने वो वाक्य लिखाया था, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। कई बार क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ जो दूसरी वर्ब है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके न लिखी जाती है और उसको जिरेंड के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट,
और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये नीड है, ये देखो यार, ये जो लाइक्स है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर भी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब अगर वाक्य में हो और इसके साथ कोई दूसरी भी वर्ब हो तो उसको या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिखते हैं, ठीक है। 90% केस में यही इस वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। या फिर कभी कभार उसको 10% ये मान के चलो कि उसको जीरेंट बना करके यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना करके भी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो वह क्या कि अगर नीड मेन वर्ब है और उसके साथ में दूसरी वर्ब है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके भी लिखी जा सकती है। और अगर हो सकता है कि आपको ये भी लिखा हुआ स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है, ये तो आप लिख लिया और आई नीड अ चांस, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। अब देखो, अब मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार मेन वर्ब के साथ कोई दूसरी वर्ब आए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके ना लिखेंगे और डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा अगर ये मेन वर्ब है तो ऐसे भी तो हो सकता है कि सब्जेक्ट है उसके बाद नीड मेन वर्ब है और जो दूसरी वाली जो एक्स्ट्रा वर्ब होगी, ठीक है, वाक्य के अंदर हो सकता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके ना लिखे और डायरेक्टली वर्ब की फोर्थ फॉर्म करके लिखे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो जैसे कि मान लो कभी कभार आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, जैसे मैं समझना कि ये गलत है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, दिस हाउस नीड्स क्लीनिंग, या फिर मैंने लिखा दिस कार नीड्स रिपेयरिंग, ठीक है। क्लीन करना फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने ऐसे भी लिख सकते थे दिस हाउस नीड्स टू क्लीन, लेकिन हमने टू क्लीन करके ना लिख करके ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नीड्स क्लीनिंग लिख लिया, क्योंकि क्लीन की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होगी क्लीनिंग और रिपेयर की आईएनजी फॉर्म होगी रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज भी गलत नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन यदि कहीं पर आपको दिख जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप कहोगे कि नहीं कि उसने तो पढ़ाया ही नहीं, फिर मेरे पास पढ़ रहे हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और पर आपको मिल जाए और उस टॉपिक में से वो नियम मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो साइड में हो जाए तो पहले आप इतना उतार लो। तो हमने नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज पढ़ा, अब नीड का पढ़ते हैं। एज अ मॉडल, यानी कि नीड का एक मॉडल के रूप में उपयोग कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि यदि मॉडल आ गया तो वो हमेशा अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो अगर वाक्य में नीड मॉडल के रूप में है सब्जेक्ट प्लस नीड, तो सीधा वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा और ऑब्जेक्ट लेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेगा। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। या फिर मैंने लिखा डू यू थिंक आई नीड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। या फिर इसको अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, जब इस वाक्य को ये अफर्मेटिव है, इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मॉडल पहले आ जाएगा, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं नीड आई कंसल्ट अ डॉक्टर, और फिर क्वेश्चन मार्क करके प्रश्न वाचक कि क्या मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। इसी तरह जैसे कि मैंने लिखा
Today the sky is clear. You need not bring umbrella with you. ठीक है. Today the sky is clear. You need not bring an umbrella with you. ठीक है. मतलब आज है वो आसमान है वो कैसा है, साफ है, इसलिए तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला लाने की जरूरत नहीं है. तो नीड नॉट ब्रिंग. तो कुल मिलाकर भेग, जैसे कि मान लो मैंने लिखा ऐसे, चलो जाने दो, ऐसे इतने में आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर देखो जैसे मैंने ऐसा लिखा, आई नीड नॉट पे बिल्स, यानी कि मुझे बिल भुगतान करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ कुछ जो मॉडल्स होती है उसका पास्ट फॉर्म होता है. इसी तरह नीड है, उसका पास्ट फॉर्म तो नहीं होता मॉडल के रूप में, लेकिन उसका परफेक्ट फॉर्म होता है. और जब किसी मॉडल का परफेक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पता नहीं ये वुड है मैंने यहाँ पर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था. ठीक है. क्योंकि मैंने हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, कंडीशनल सेंटेंस की मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने इसको बहुत ही अच्छे डिटेल से वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पूरा एक वीडियो बना करके समझाया है. इसका हो सकता है कि मैंने वुड के अंदर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब नहीं समझाया हो. इसी तरह माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारा कुछ पढ़ाया था. ठीक है. तो इसी तरह नीड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी आता है. जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, तब तो आ गया नीड, कोई टेंशन नहीं. लेकिन ऐसा हो गया कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं थी. या फिर मैंने मान लो मैंने कहा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी. मैंने ऐसा कहा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी. मैंने ऐसा कहा कि तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी. तो कैसे लिखोगे? ठीक है. तो ऐसे भी वाक्य होते हैं. तो उसको हम क्या करेंगे, नीड लिखेंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये वाले स्ट्रक्चर के वाक्य कैसे होते हैं देखो, हम पढ़ लेते हैं एक बार. साथ में नॉट भी आएगा. देखिए मैंने वाक्य लिखा,
अब देखो, ऐसे वाले वाक्यों में नॉट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप कहोगे कि इसमें तो नॉट नहीं आया था स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि अगर इसमें अगर नॉट हटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें बिल का भुगतान करने की आवश्यकता थी, तो हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे करने की करेंगे तो वाक्य बेटर बनेगा, ठीक है, कि यू नीड नॉट हैव पे की थर्ड फॉर्म पेड, ठीक है। ऐसे होता है पे, पेड, पेड, पेइंग, ठीक है। यू नीड नॉट हैव पेड द बिल्स, तुम्हें बिल्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या लिखेंगे, यू नीड नॉट हैव वॉश्ड दी क्लोथ्स। इसी तरह तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। इसी तरह मैंने कहा तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव डन दिस, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तब आता है जब हम कैसे करें, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग ये वाले स्ट्रक्चर में इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो वीडियो वैसे तो आज लंबा हो गया, पर क्या करेगा, मैं चाहता था कि नीड से वो साथ में यही पर कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर मैं इसके लिए फिर वापस अलग से वीडियो में फिर से ही नहीं जाता, तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन यू लाइक, तो आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना आपका इस वीडियो के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। कोई समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जरूर बताना, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और मॉडल रहा है डेल, लेकिन यहीं पर ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं मॉडल के अंदर और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा, ठीक है, यदि टाइम मिला तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।